उसमें आपको व्यापारिक पट्टा, नकद पट्टा इसके बारे में बता दिया था। और व्यापारिक पट्टा और नकद पट्टा उसका हम जो है उसको भी लेखा किस प्रकार से करते हैं, यानी कि एंट्री कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। तो कुछ एंट्रीज मैंने बता दी थी। तो मैंने आपको बताई थी कि माल का विक्रय किया है और उस पर हम पट्टा देते हैं और भुगतान प्राप्त होता है, उस समय पर पट्टा, नकद पट्टा प्राप्त करते हैं, तो एंट्री क्या होती है। अब मैं उसी से रिलेटेड कुछ एंट्रीज आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें पहली एक एंट्री है अगस्त 6 को, राजेंद्र से 10% व्यापारिक बट्टे पर 30,000 रुपये का माल खरीदा। देखो इसमें व्यापारिक बट्टे के मैं फिर से बता रहा हूँ, व्यापारिक बट्टे के बारे में मैंने पहले इतनी बार बता दिया, इसलिए इसको ध्यान रखना कि व्यापारिक बट्टा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, यह हमेशा माल के विक्रय मूल्य पर दिया जाता है और माल के मूल्य में से इसको कम कर दिया जाता है। हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। माल के मूल्य में से कम करने के बाद जो शेष मूल्य बचता है उसी से हम एंट्री करते हैं, अलग से इसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो नकद जो बट्टा होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैश डिस्काउंट, नकद बट्टा भुगतान के समय पर बट्टा या तो लिया जाता है या दिया जाता है। अगर हम भुगतान कर रहे हैं तो हमारे को बट्टा प्राप्त होगा, लेकिन हम किसी से भुगतान प्राप्त कर रहे हैं तो हम बट्टा देंगे। तो इस प्रकार से वो कैश डिस्काउंट होता है। तो कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं। बट्टा दिया है तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे और बट्टा प्राप्त किया है तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले जो एंट्री है कि 10% व्यापारिक बट्टे पर 30,000 रुपये का माल खरीदा। माल का जो मूल्य है 30,000 है, यानी कि विक्रय मूल्य उसका 30,000 है। 10% जो व्यापारिक बट्टा है इसी पर निकाला जाएगा। तो 30,000 का 10% व्यापारिक बट्टा होता है 3,000। तो 3,000 रुपये हम इसमें से कम कर देंगे, यानी कि माल जो हमने खरीदा है 30,000 का नहीं खरीदा है, बल्कि कितने का खरीदा है 27,000 का, क्योंकि 3,000 कम करने के बाद में माल का जो मूल्य है वो कितना बचा 27,000 रुपये। इसलिए अब हम जो एंट्री करेंगे माल के खरीदने की वो 30,000 से नहीं करेंगे बल्कि 27,000 से ही करेंगे। तो इसलिए व्यापारिक बट्टा कम कर दिया, कम करने के बाद में 27,000 से कर देंगे। अब 30,000 से कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसमें माल हमने जो खरीदा है 27,000 का खरीदा है, ठीक है। अच्छा, हमने माल खरीदा है दूसरा राजेंद्र से, यानी कि उधार खरीदा है। उधार खरीदा है तो इसमें कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, न तो रोकड़ आती है न रोकड़ जाती है। तो इसमें देखो कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। राजेंद्र आपके किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में, और जो माल खरीदा वो किस में आता है, वस्तुगत खाते में। माल हमने 27,000 का खरीदा है, 30,000 का नहीं, ये ध्यान रखना है। यानी कि इस एंट्री में दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। जब दोनों खाते प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के नियम लागू कर देंगे। तो सबसे पहले देखो व्यक्तिगत खाते का नियम। व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। देखो इसमें पाने वाला कौन है, पाने वाले तो हमें, क्योंकि माल हमने खरीदा है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि व्यापारी अपने नाम की एंट्री नहीं करता है, अपना खुद का नाम कभी भी पुस्तकों में नहीं लिखता है, इसलिए पाने वाले हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे, तो इसकी तो हम एंट्री करेंगे नहीं। देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है इसमें, राजेंद्र, क्योंकि राजेंद्र से माल खरीदा है तो हम क्रेडिट कर देंगे राजेंद्र को, टू राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हो गया व्यक्तिगत खाता। अब देखो इसमें जो माल खरीदा है इसमें आपके वस्तुगत खाता प्रभावित हो रहा था, और कितने का माल खरीदा है 27,000 का। तो वस्तुगत खाते का नियम क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या आ रहा है इसमें, माल आ रहा है, माल खरीदा है तो माल आ रहा है, और माल खरीदने को हम क्या बोलते हैं, परचेज, इसलिए डेबिट भी हम किसको करेंगे, परचेज को करेंगे। एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट दिया, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट हो जाता, तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि नकद में खरीदा होता तो कैश जाता, तो ये आपके एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट दिया टू राजेंद्र। तो नरेशन हो जाएगा इसमें, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजेंद्र, ठीक है, ये आपके नरेशन। अमाउंट कितना जाएगा 27,000 रुपये, ठीक है, यानी कि 30,000 से हम एंट्री नहीं करेंगे। ये तो हो गई आपकी पहली एंट्री। अब देखो इसमें आगे दे रखा है
कि राजेंद्र को 4,000 रुपए का माल लौटाया। किसने लौटाया? हमने लौटाया। खरीदा हुआ माल, खरीदा हुआ माल यदि लौटाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। यानी आपको शुरू में जब जर्नल एंट्रीज बताई थी उससे पहले मैंने आपको कुछ शब्द लिखवाए थे, परचेज, परचेज रिटर्न, कैपिटल, ड्रॉविंग्स, बैड डेट्स। अगर नहीं पढ़ा है तो उनको आप एक बार फिर से देख लेना कि उनमें मैंने आपको क्या बताया था। तो खरीदा हुआ माल यदि लौटाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्यों लौटाया जाता है? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हमारे को माल पसंद नहीं आया, गलत माल आ गया, रेट ज़्यादा लगा ली, या फिर डिफेक्टिव माल आ गया। ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से माल हमने वापस कर दिया। तो इसमें दे रखा है कि हमने माल लौटाया, खरीदा हुआ माल जो हमने राजेंद्र से खरीदा था, लेकिन उसका माल का मूल्य 4,000 था। तो ऐसे तो माल का मूल्य 30,000 था, ऐसे इसमें भी माल का मूल्य 4,000 है। तो हमने जब खरीदने के टाइम पर बट्टा इसमें कम किया था, जब माल वापस करेंगे तो इसमें बट्टा कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसमें ये होता कि बट्टा कम करने के बाद माल लौटाया, जब तो हम क्या करते हैं उसी से एंट्री कर देते हैं। लेकिन इसमें तो माल का मूल्य दे रखा है कि 4,000 रुपये का माल, यानी कि माल की कीमत 4,000 थी। इसलिए माल के क्रय के ऊपर जो बट्टा दिया गया है वो बट्टा इस पर भी दिया जाएगा, यानी कि इसमें भी कम किया जाएगा। तो खरीदने के टाइम पर व्यापारिक बट्टा है वो कितना था? 10%, इसलिए 10% इस पर दिया जाएगा। तो 4,000 का 10% है वो कितना हो गया? 400 रुपये। तो 400 रुपये है वो इसमें से कम कर देंगे। 400 रुपये कम हो गया तो कितना हो गया आपके? 3600 रुपये। यानी कि हमने जो माल लौटाया राजेंद्र को वो 3600 रुपये का लौटाया, 4,000 का नहीं। माल की कीमत 4,000 जरूर थी, लेकिन इसमें बट्टा जो प्राप्त हुआ था वो हमारे को कम करना पड़ेगा। 3600 रुपये का माल लौटा दिया। तो अब देखो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं? राजेंद्र आपके किस खाते में प्रभावित हो रहा है? व्यक्तिगत खाते में। और जो माल लौटाया वो किस में आता है? वस्तुगत खाते में। यानी कि इस एंट्री में भी आपके वही दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। ठीक है। अच्छा, माल कितने का लौटाया? 3600 रुपये का, ध्यान रखना 4,000 का नहीं। तो अब देखो इसमें हम एंट्री है वो क्या करेंगे? व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। पाने वाला कौन है इसमें? राजेंद्र, क्योंकि माल हमने लौटाया है तो उस माल को पाने वाला कौन है? राजेंद्र। तो राजेंद्र को हम डेबिट कर देंगे, और देने वाले हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे। ये तो हो गया आपके व्यक्तिगत खाता कंप्लीट। अब जो माल लौटाया ये आपके वस्तुगत खाते में आता है, तो वस्तुगत खाते का नियम। वस्तुगत खाते का नियम क्या है? जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है, बल्कि जा रहा है। क्या जा रहा है? माल जा रहा है, वापस जा रहा है। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल लौटा रहे, खरीदा हुआ माल वापस लौटा रहे, और खरीदा हुआ माल लौटाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। इसलिए क्रेडिट भी हम किसको करेंगे? परचेज रिटर्न को। तो परचेज रिटर्न आपके क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न। कितने का माल लौटा है? 3600 रुपये का। तो 3600 रुपये से एंट्री कर देंगे। ठीक है। नरेशन आपके हो जाएगा गुड्स रिटर्न टू राजेंद्र। ठीक है, ये नरेशन हो जाएगा। ये तो हो गई आपके दो एंट्री। अब देखो आपके तीसरी एंट्री। देखो मैंने दो एंट्रीज मैंने आपको बता दी। राजेंद्र से माल खरीदा, कितने का खरीदा था? 27,000 का। और राजेंद्र को माल लौटाया, कितने का माल लौटा दिया? 3600 रुपये का। अब तीसरी एंट्री दे रखी है अगस्त 21। डेट हम लिखते जाएंगे। राजेंद्र को पूर्ण भुगतान में 22,400 रुपये चुकाए। पूर्ण भुगतान यानी कि फुल सेटलमेंट, यानी कि उसका पूरा हिसाब का निपटारा कर दिया और कोई भुगतान नहीं करना है। और कोई भुगतान नहीं करना है और फिर हम कम भुगतान कर रहे हैं तो वो बट्टा होता है, ध्यान रखना। क्योंकि नकद बट्टे के बारे में प्रश्न में कई बार लिखा हुआ नहीं रहता है। व्यापारिक बट्टे के बारे में तो होता है, लेकिन नकद बट्टे के बारे में नहीं होता है। क्योंकि हम कितना पेमेंट करने वाले थे पहले तो हम ये मालूम कर लेंगे कि इसको राजेंद्र को भुगतान कितना करना था। अब देखो पहले राजेंद्र को टोटल पेमेंट है वो कितना करना था? 27,000 रुपये का। क्योंकि हमने जो माल खरीदा था 30,000 नहीं, 27,000 का। 27,000 का माल खरीदा था, लेकिन उसमें से 3600 रुपये का माल तो हमने रिटर्न कर दिया। तो 3600 रुपये इसमें से कम कर देंगे।
आपके कितना आ गया 23,400। यानी कि राजेंद्र को अब भुगतान है वो कितना करना था 23,400 रुपए का भुगतान करना था। ठीक है, माल, क्योंकि माल जो वापस कर दिया तो उसमें से कम हो जाता है, जबकि हमने इसको पेमेंट है वो कितना किया है 22,400 रुपए का भुगतान करना था हमारे को 23,400 रुपए का। तो कितना डिफरेंस आ गया 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए हमने कम भुगतान किया है और वो भी पूर्ण भुगतान में, यानी कि उसको अब 1,000 रुपए का भुगतान नहीं करेंगे, यानी कि उसका हिसाब का निपटारा कर दिया, उसको बोलिए कि हम और भुगतान नहीं करेंगे। इसका मतलब है हमारे को बट्टा प्राप्त हो गया। तो भुगतान के समय पर मैंने ये तो बताता कि भुगतान के समय पर जो बट्टा दिया जाता है या लिया जाता है नकद बट्टा होता है। तो 1,000 रुपए है, ये कौन सा बट्टा हो गया कैश डिस्काउंट। तो इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये इनडायरेक्टली इसमें छुपा हुआ है कैश डिस्काउंट नकद बट्टा। तो अब देखो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। 23,400 रुपए का 1,000 रुपए का बट्टा हो गया। अब इसमें राजेंद्र आपके कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, इसमें व्यक्तिगत। और ये 22,400 रुपए चुका है कैश, ये आपके किस में आता है वस्तुगत खाते में भुगतान जो किया है, क्योंकि कैश है वस्तु है। और 1,000 रुपये जो बट्टा इसमें लिखा नहीं हमने, बट्टा जो है प्राप्त किया है इसमें बट्टा, वो किस में आता है अवास्तविक खाते में। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में हमारे तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और अवास्तविक। जब तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं तो तीनों के नियम लागू हो जाएंगे। तो इसके अनुसार देखो सबसे पहले व्यक्तिगत खाते का नियम। व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो पाने वाला कौन है इसमें राजेंद्र, तो राजेंद्र को हम डेबिट कर देंगे, देने वाले तो हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे, डेट आप डेट नहीं डालिए तो आप ये डाल देना अगस्त 21, वर्ष कौन सा है, जैसे 2020 है तो 2020, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो राजेंद्र अकाउंट यार ये तो हो गया व्यक्तिगत खाते का, पाने वाला राजेंद्र, देने वाले हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है, क्या जा रहा है कैश जा रहा है, क्योंकि पेमेंट किया है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो तो कैश, ठीक है। कैश हमारे पास से कितना जा रहा है 22,400 रुपये, ठीक है। दूसरा इसमें 1,000 रुपये, क्योंकि भुगतान वाले को कितना करना था 23,400, मैंने अभी बताया था 23,400 रुपये का पेमेंट करना था। 23,400 की जगह हमने 22,400 रुपये का पेमेंट किया है, तो 1,000 रुपये बट्टा प्राप्त हो गया, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो बट्टा प्राप्त हो रहा है। बट्टा प्राप्त हो रहा है ये आपके किस में आता है अवास्तविक खाते में, और अवास्तविक खाते में क्या हो गया हमारे लिए आय। तो अवास्तविक खाते का नियम क्या है, हानियों खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। तो इसमें बट्टा हम जो प्राप्त करें हमारे लिए क्या है आय है, तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट। बट्टा हमारा कितना हो गया 1,000। अच्छा राजेंद्र में राशि आ जाएगी, राजेंद्र को हमारे को टोटल पेमेंट है वो कितना करना था 23,400 रुपये। 23,400 रुपये का पेमेंट करना था, उसमें से हमने केवल 22,400 रुपये का पेमेंट किया। तो इस प्रकार से हमारे को 1,000 रुपये का बट्टा प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसका नरेशन हो जाएगा, पेमेंट पेड टू राजेंद्र एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। ये इस प्रकार से नरेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके बट्टे वाली जो एंट्री है मैंने लगभग कंप्लीट कर दी है। तो अब एंट्रीज में अब आपके एक दो टॉपिक और बचे हैं, उनको पूरा करने के बाद में आपकी जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने एंट्रीज मैंने बताई है आप इसको एक बार फिर से देख लेना, जो एंट्रीज मैंने बताई है इससे पहले व्यापारिक बट्टे और नकद बट्टे वाली।